हाँ जी, स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम लोग जिस चीज को पढ़ते हैं उसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। पहले मैं आपको एक छोटा सा रफ आइडिया दे देता हूं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद में हम लोगों का और आगे के साइकिल क्या रहेगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के तुरंत बाद हम लोग जाकर के पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद में हम लोगों का एरिया अंडर कर्व, जिसको एओसी के नाम से जानते हैं आप लोग, एरिया अंडर कर्व, राइट है भाई। और इसके तुरंत बाद में हम लोग पढ़ेंगे डी माने डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद ही ये सब चीजें उठेंगी। तो कहने का मतलब ये कि ये अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है जिसको बेस चैप्टर भी कहा जा सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द बेस, क्योंकि अगर यही चीज अगर बाय द वे ढंग से नहीं उठेगी तो बाकी आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली दे विल हैव लैक्यूनास। तो कहने का मतलब सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब ये अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की चर्चा करी जाए तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है क्या चीज। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग सबसे पहली चीज ये चीज समझ लें कि जिस चीज को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है, दैट इज कम फ्रॉम डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट ही ये बनता है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों के बीच में क्या आखिरकार जॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो सबका आइडिया होता है दैट इज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर, रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर, है ना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही काम की चीज है क्या कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शंस हैं एक तरह से, ठीक है ना। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। दैट इज व्हाई वी हैव वन मोर थिंग, सिनोनिम की अगर बात करी जाए तो उसके अंदर ये बात झलकती भी है, ठीक है। वो कैसे झलकती है, अगर बाय द वे किसी ने इंटीग्रेशन का सिनोनिम के ऊपर चर्चा करी तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन है ना, उसको हम लोग दो अलग अलग नामों से और पुकार सकते हैं। वन इज एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। अगर बाय द वे एंटी डेरिवेटिव की चर्चा करी जाए तो एंटी डेरिवेटिव जस्ट ऊपर वाली डेफिनेशन से आया है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा होगा वो अपने आप में इंटीग्रेशन कहलाएगा। अब रही बात एंटी डेरिवेटिव का, तो दूसरा ऐसा सिनोनिम जिसकी हमारे को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी दैट इज प्रिमिटिव। कई बार क्वेश्चन में पूछने वाला है ना, पूछने वाला इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का नाम लिए बगैर या एंटी डेरिवेटिव का नाम लिए बगैर सीधे सीधे पूछ लेता है कि फाइंड प्रिमिटिव ऑफ साइन एक्स, फाइंड प्रिमिटिव ऑफ समथिंग, ठीक है। तो फाइंड प्रिमिटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, इसका मतलब ये कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन, है ना। तो सबसे छोटी चीज लेकिन बहुत काम की चीज। तो हम लोगों के पास में दो नए शब्द और हैं जिनके ऊपर हमारे को नजर रखते हुए खेलना है, ठीक है। दैट इज एंटी डेरिवेटिव एंड प्रिमिटिव, राइट। अब अगर बाय द वे इसके बाद की बात करते हैं तो हम लोगों के पास में पॉइंट नंबर 3 जो बन के आता है दैट इज हम लोगों के पास में अगर ये बनता है कि सपोज कीजिए इफ हम लोगों ने किसी fx करके किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना, और हमारे को कैपिटल fx मिला। अगर fx का डिफरेंशिएशन करते हैं और कैपिटल fx मिलता है, ठीक है, तो fx का इंटीग्रेशन करते समय वापस fx की प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि इफ आई एम इंटीग्रेटिंग कैपिटल fx, अगर मैं कैपिटल fx को इंटीग्रेट करूंगा तो आई गेट वापस fx। लेकिन fx मिलने के साथ साथ इसमें एक और चीज भी मिल जाती है दैट इज c, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन क्या क्या रोल निभाता है, किसका क्या क्या नाम होता है, वो भी बहुत ध्यान से सुनने लायक चीज है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये अपने आप में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। fx की अगर चर्चा करी जाए, ठीक है, तो fx इज नोन एज, जिसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं दैट इज इंटीग्रैंड, ठीक है, दैट इज इंटीग्रैंड। और जो ये fx निकल के आता है बाहर वापस जो मिलता है दैट इज इंटीग्रल, ठीक है ना भाई, दैट इज इंटीग्रल। देन व्हाट इज c, c इज कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट। व्हाट कांस्टेंट, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कुछ बुक्स में इंटीग्रेशन कांस्टेंट के नाम से होता है और रियल पार्ट में जाकर के देखा था तो दैट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना भाई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बहुत ही सिंपल सिंपल बातें, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, या इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो अगर fx के साथ में जो c आया, अब पर्पज ये कि c का पर्पज क्या था या c की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, तो c की वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट एनीवेयर इट कैन गो। तो c की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर c की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं
तो ये आंसर तो डेफिनेट आंसर नहीं हुआ ना, क्यों? क्योंकि सी में भी चेंज, अगर सी माइट बी चेंज तो कहने का मतलब ये कि ये जो आंसर आया, वट एवर द आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन इज, दैट इज नॉट डेफिनेट. इफ इट इज नॉट डेफिनेट, दैट इज वाई वी कॉल इट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना. तो सी की वजह से इस पूरे चैप्टर का नाम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पड़ा, ठीक है, बिकॉज ऑफ सी. बहुत छोटी चीज है, बहुत ही काम की चीज है कि हम लोगों ने सी की वजह से, बिकॉज ऑफ सी वी हैव दिस नेम, वी हैव indefinite answer, indefinite answer implies we call it indefinite integration, indefinite integration, indefinite integration, राइट. बहुत ही छोटी चीज है लेकिन बहुत ही काम की चीज. क्या? कि सी की वजह से इसका नाम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पड़ा. अब स्टूडेंट के मन में आएगा कि सर अगर भाई तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी नहीं होता क्या? निश्चित तौर पे सी नहीं होता. डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्योंकि सी मिसिंग है इसलिए वो डेफिनेट आंसर देता है, डेफिनेट आंसर. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर अपना पता होना जरूरी है कि व्हाट इज सी, व्हाट इज एफ एक्स, है ना. इंटीग्रेंड क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है. हालांकि नॉट वेरी लैमलाइटेड बट स्टिल बेसिक चीज है, ध्यान में रखने लायक, है ना. अगले पॉइंट पर बात करते हैं. बोलो. रेडी? अब जैसा हम लोगों ने देखा ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस थी, ठीक है. जरा उस चीज को भी समझा. मतलब इसका मतलब सर अगर बाय द वे किसी ने मेरे से ये कह दिया कि सर अगर आपको ये पता हो, आप ये कहते हो कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, हम लोगों ने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास में आंसर आता है 2x, राइट है ना. अगर आंसर आता है 2x तो मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आई गेट द सेम आंसर. यस, बिल्कुल आपको मिलेगा, यही आंसर मिलेगा, ठीक है. लेकिन यहां पे अगर आपने dx किया तो ध्यान से सुनने लायक चीज है, ठीक है ना. अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो 2x का इंटीग्रेशन अपने आप में dx स्क्वायर अपॉन dx बनता है, नो डाउट. लेकिन जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस होती है और दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देती है, ठीक है. तो आंसर अपने आप में एक्स स्क्वायर ही रह जाता है, ना कि एक्स स्क्वायर प्लस सी, बिकॉज यू आर पुटिंग dx है. आप जब इधर dx लगाते हैं तो इधर भी dx लगाते हैं, देन द फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर ओनली, राइट है. नो सी, कोई कांस्टेंट नहीं आता, ठीक है. पॉइंट है, ध्यान से सुनने लायक, बहुत ही काम की चीज. आगे की बात, पॉइंट नंबर 2, ठीक है. नाउ कमिंग टू द पार्ट, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ, चौथा पॉइंट है सी आखिरकार आया तो आया क्यों. लॉजिक ऑफ सी, सी का लॉजिक क्या है भाई. सी का जो लॉजिक है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है. आप जरा इसको जरा जल्दी से समझ लें, बहुत छोटी छोटी बातें जो हम लोगों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है. क्या है पॉइंट के ऊपर जरा गौर कीजिएगा. लॉजिक ऑफ सी, सी का क्या लॉजिक है. अगर किसी ने कहा सी का क्या लॉजिक है तो मैं आपको बताऊं. जैसे मान लीजिए मेरे पास में मैंने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, ठीक है. तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x. इन केस अगर बाय द वे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन किया होता तो भी मेरा इंटीग्रेशन क्या था 2x. इन केस अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया होता एक्स स्क्वायर माइनस 2 का और नीचे की तरफ अगर dx होता तो मैं डिफरेंशिएट करते मेरे को आंसर क्या मिलता था 2x. माने मेरा हर बार डिफरेंशिएशन का आंसर है ना, विदाउट प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट, विद द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट आई एम गेटिंग 2x ओनली. तो इन केस अगर बाय द वे मैं इसकी रिवर्स प्रोसेस अगर अप्लाई करता हूं, अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं तो मेरे को 2x का इंटीग्रेशन करने पर ये सब मिलने चाहिए थे. एक्स स्क्वायर भी मिलना चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी और एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी. तो हम लोगों ने इसके लिए क्या उपलब्ध कराई कि 2x को जब भी आप इंटीग्रेट करोगे यू विल फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट. तो कांस्टेंट में बी चेंज टू एनी ऑफ द कांस्टेंट, वेदर इट इज 0, वेदर इट इज 1, वेदर इट इज -2, वी कैन चेंज इट, ठीक है. इसीलिए हम लोगों ने सी को अवेलेबल कराया ताकि सी कैन टेक एनी वैल्यू आउट ऑफ दीज कांस्टेंट, ठीक है. इसलिए हम लोगों ने सी की वैल्यू को अडॉप्ट किया. फर्स्ट पॉइंट. आगे की बात करता हूं, नेक्स्ट, ठीक है. अब इसका मतलब समझे आप. इसका मतलब ये कि इसको थोड़ा बेटर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, है ना. मान लीजिए आप में से किसी को अगर ध्यान हो तो एक बहुत छोटा पॉइंट है कि सपोज मेरे को अगर ध्यान है कि एक्स की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स टू द पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ln x, है ना भाई.
अब मैं अगर बाय द वे x टू द पावर x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ln x को इंटीग्रेट करता हूं तो आई विल फाइंड x टू द पावर x प्लस c, ठीक है, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट. एंड व्हाट इज द लॉजिक ऑफ द कांस्टेंट? क्योंकि कांस्टेंट कैन टेक एनी वैल्यू इन द नेम ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आई हैव टू पुट इट बैक अगेन इन द नेम ऑफ इंटीग्रेशन. राइट है, छोटा सा लॉजिक, आगे की चर्चा करता हूं. नेक्स्ट, छोटे छोटे 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा. कांस्टेंट को जब भी आप लगाएं, कांस्टेंट को जब भी आप पुट करें, है ना, ध्यान रखिएगा, ऑलवेज पुट कांस्टेंट, ऑलवेज पुट कांस्टेंट एट द एंड ऑफ योर आंसर, एट द एंड ऑफ योर आंसर. आपके आंसर के एंड में ही जाकर के आप इसको पुट करें. At the end of your answer, never put it in between the process. In between the process. प्रोसेस के बीच के अंदर आप कभी भी इसको पुट ना करें, हमेशा इसे एंड में ही जाकर के पुट करें, है ना. ये बहुत छोटी चीज है, काम की बात. अब इसके बाद की बात करते हैं. इस कांस्टेंट की वजह से आखिरकार क्या और दूसरी चीजें हैं जो हमारे ध्यान में देने लायक है ना, उसके ऊपर भी जरा चर्चा करता हूं. राइट, जरा देखें आप. नेक्स्ट 2 चीज इसके सामने जो निकल के आती है ना, सी की प्रेजेंस से, इस सी की प्रेजेंस से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, दैट इज पॉइंट नंबर 5. ठीक है, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 कहता है व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. ठीक है भाई, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है या ज्योमेट्रिकल क्या एस्पेक्ट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. भाई अगर बाय द वे सपोज कीजिए मेरे पास में एक फंक्शन है, मैं उसका अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालता हूं तो माने मैं उसका ग्राफिकली क्या मैं उससे निकाल पाता हूं, उसको समझने की चर्चा है. सपोज कीजिए मेरे पास में एक फंक्शन है x.dx, मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ गया, तो आई नो इट वेरी वेल कि x.dx इज नथिंग बट x² 2 + c. ठीक है ना. एंड व्हाट इज x² 2? x² 2 इज ए पैराबोला. सभी को आइडिया है कि इट इज ए पैराबोला. और अगर ये पैराबोला है तो हम लोगों के पैराबोला का ग्राफ कैसे बनेगा और क्या होगा उसके ऊपर बात करते हैं, है ना भाई. ठीक है, अब जरा इस पॉइंट को भी समझने का प्रयास करें. अगर मुझे x² 2 + c का ग्राफ बनाना पड़ गया, माने इसका ग्राफ बनाना, माने इसका ग्राफ बनाओ, मैं इसका ग्राफ बना देता हूं. अगर मेरे को ध्यान है तो मैं पहला काम, x² 2 इज अ पैराबोला, तो व्हेन आई ड्रॉ द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ऐसा ग्राफ होगा x² 2 का. अगर बाय द वे मैंने c के नाम पे देखा जाए तो मैंने यहां पे c के नाम पे किस चीज को पुट किया, c = 0. c = क्या लिया, 0. इन केस अगर मैं c की जगह पे c = 0 लेने की बजाय c = 1 लेता तो c = 1 लेने पे मेरा ग्राफ कैसा बनता, एक साइड अप बन जाता. क्यों बन जाता? क्योंकि जैसे मैं c = 1 करता ये +1 हो जाता, x² 2 + 1. राइट है. इन केस अगर मैं c = 2 लेता तो ग्राफ कैसा बनता था, x² 2 + 2. तो दिस इज व्हेन आई एम टेकिंग c = 1, दिस इज व्हेन आई एम टेकिंग c = 2. ठीक है. अगर यही c की वैल्यू अगर मैंने -1 ली होती तो ग्राफ कैसा होता था, एक पॉइंट डाउन होता था. राइट है. तो दिस इज व्हेन c इज इक्वल टू -1. राइट. तो जैसे जैसे c की वैल्यू बनाता जाऊंगा तो ये धीरे 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 अप साइड और वैसे वैसे डाउन साइड आता रहेगा. तो ये एक्चुअल में x² 2 का ग्राफ नहीं मिलेगा, बल्कि x² 2 के ग्राफ्स की फैमिली मिलेगी. तो व्हेनेवर वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ वन कर्व वी टेक होल फैमिली in the name of curves, है ना. तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज family of curves given by integral. रिमेंबर, बहुत छोटी चीज है, गिवन बाय इंटीग्रल, है ना भाई. इंटीग्रल ने जो हमारे को फैमिली ऑफ कर्व दी उसके बारे में चर्चा, है ना, इसका ग्राफ करता है. नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे बात करते हैं. व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? few general point number 6, that is general point.
जनरल पॉइंट्स, इसको भी समझा व्हाट इज जनरल पॉइंट्स, ठीक है। जनरल पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, जनरल पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। अगर इसके पहले जनरल पॉइंट को समझा जाए, दैट इज किसी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है तो दैट कांस्टेंट विल कम आउटसाइड एंड विल इंटीग्रेट फंक्शन ओनली, राइट है। बी पॉइंट, अगर मान लीजिए दो फंक्शन हमारे साथ में fx और gx करके आपस में ऐड या लेस हो रहे हैं, ठीक है, तो वी कैन इंटीग्रेट देम सेपरेटली ऑल्सो, ठीक है, इंटीग्रेट सेपरेटली, ठीक है भाई। बट इन द नेम ऑफ, ठीक है, इफ टू और मोर फंक्शंस, राइट, इफ से fx and gx, two functions are multiplied, then saying this that fx dot dx multiplied by gx is totally wrong, it is totally wrong। इसको आगे इस तरह से ना बढ़ाएं, राइट है। बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन बट इट इज वेरी जनरल एंड कॉमन पॉइंट, जो कि एक शुरुआत में एक स्टूडेंट जो जब चालू करता है तो इस तरह की गलतियां करता है, ठीक है, तो आप इन सब अवॉइड करें, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर डी, if you integrate an odd function, you will always find an even function, ठीक है, you will always find an even function। but in case if you integrate an even function, it is not necessarily to be an odd function, not necessary, remember, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये आपको odd function ही मिले, ठीक है। अब ये अगर हम में से किसी को अगर डाउट आया कि ये व्हाट इज दिस पॉइंट, तो वी कैन एक्सप्लेन दिस बाय गिविंग सम एग्जांपल। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से, इसके ऊपर भी है ना, जरा देखिएगा, राइट। है ना, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने, जरा देखिएगा। In case I am integrating x cube dot dx, so it is x to the power 4 plus minus plus c, है ना भाई, x to the power 4 plus c, and what is the graph of x to the power 4 plus c? It is quite like x square का ग्राफ, ठीक है ना। तो in case if it is changing also, then also it is even always। अगर भाई ये चेंज भी हो रहा है तो भी हमेशा कैसा रहेगा, इवन ही रहेगा, क्योंकि इवन फंक्शन का ग्राफ दैट इज सिमेट्रिक टू y एक्सिस ऑलवेज, तो दैट इज सिमेट्रिक टू द गिवन ग्राफ इज सिमेट्रिक टू, ठीक है, y एक्सिस, इट इज ऑलवेज इवन, ऑलवेज इवन, ये तो हमेशा इवन है, ठीक है। बट अगर मैंने इसकी जगह पे, सपोज कीजिए मैंने इसकी जगह पे ये वाला इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया होता, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे क्या मिलता था, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, राइट है भाई। अगर मुझे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी मिलता तो मुझे पता है एक्स क्यूब बाई 3 करते समय तो इट इज ऑड, बट जैसे ही मैं इसको 1 प्लस करता हूं, एक ऊपर लेके जाता हूं, तो मुझे पता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 करते ही, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 करते ही इट इज नॉट एन ऑड फंक्शन। अब ये ऑड फंक्शन नहीं रहा, यहां तक इट इज ऑड, राइट है। एक केस में ये ऑड है और दूसरे केस में ये ऑड बनने से मना कर दिया, राइट है। तो ओवरऑल इन जनरल वी कॉल इट इज नॉट एन ऑड फंक्शन, इट मे बी एन ऑड फंक्शन इन सर्टेन केसेस, बट इज नॉट प्रॉपरली एन ऑड फंक्शन। ये अगर देखा जाए ये एक ऑड फंक्शन नहीं है, जबकि ये ऑड फंक्शन है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट। देखिए आप पैरेलली जो भी मैं बताता जा रहा हूं वो आप अपनी तरफ से स्विच ऑफ करके या इसको रोक करके पॉज करके आप अपनी तरफ से कॉपी करते रहें और आगे चलते रहें, है ना भाई। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करूंगा आगे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 7, ठीक है, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को कैसे आखिरकार सक्सेसफुली किया जाए उसकी टेक्निक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टेक्निक इज कीपिंग सम स्टैंडर्ड फंक्शंस इंटीग्रेशन कैप्ट इन योर माइंड। सबसे पहले तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के इंटीग्रेशन आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है ना, और उनसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग नॉर्मली लविंग इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट बन जाता है तो अच्छे लगते हैं।
ठीक है, तो फर्स्ट टेक्निक इज लविंग इंटीग्रल से, ठीक है। सेकेंड इज बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज बाय सब्स्टिट्यूशन। जब हमसे क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी तो हम किसी किसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी दूसरे फंक्शन में, ताकि वो हमारे फार्मूले की साइड चला जाए और फार्मूले से हम उसका आंसर निकालें, राइट है। एक तीसरी टेक्निक और है, ठीक है, जब आखिरकार सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं चलेगा देन वी यूज, है ना, बाय पार्ट्स, देन वी यूज बाय पार्ट्स। और इन केस बाय पार्ट्स कैन बी नॉर्मली यूज्ड इन एफ डॉट जी टाइप फंक्शन, ऐसे टाइप के जितने फंक्शन होंगे हम लोग बाय पार्ट्स करेंगे, ठीक है ना। बाय पार्ट्स के बाद में, ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक इज इन केस ऑफ डिविडेशन, ठीक है, वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज, है ना, फंक्शंस, है ना। तो कुल मिलाकर के हम लोग तीन तरह के इरेशनल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, इस तरह की जो भी फंक्शंस आएंगे तो उसके लिए ये वाला मेथड यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाय पार्ट्स मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड लविंग इंटीग्रल मेथड, जो कि बहुत ही आसान आसान फंक्शंस हैं उनको लेकर के, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग जिस फॉर्मूले पे हम लोग काम करते हैं, सबसे पहले जिस पे बात करेंगे, ठीक है, दैट इज एक्स टू द पावर एन डॉट डी एक्स। और अगर आपको याद है एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, राइट है, प्लस सी, वेयर एन कैन नॉट बी माइनस वन, राइट है। तो सबसे पहला इंटीग्रेशन जो हमारे दिमाग में रहना चाहिए दैट इज, है ना, एक्स टू द पावर एन प्लस वन। इसी का एक और छोटा मोटा फॉर्म भी है, आप यूं समझे, इसी का तरीका है ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डॉट डी एक्स। अगर बाय द वे फंक्शन के नाम पे आपको ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डॉट डी एक्स आपको देखने को मिल जाता है, तो आप जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन, ठीक है, अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, इनटू फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड विद डिवाइड बाय द फंक्शन ए, डिवाइड बाय ए। देखो ए एक्स प्लस बी की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या आया, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होता है ए, उसका आप डिवाइड कर रहे हैं, राइट है। और ये कैसे हो रहा है, इट इज कमिंग इन टू द सब्स्टिट्यूशन ओनली, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं, एक्स टू द पावर एन के ऊपर, राइट, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन। छोटे छोटे इंटीग्रेशन हैं, ये आपको सबको लगभग आइडिया होता है, ठीक है। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन के अंदर एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, पहला आप में सभी को आइडिया है, जैसे मान लीजिए मुझे एक्स की पावर 7 का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, तो एन की जगह पे कितना है, इस एन की जगह अभी कितना लिखा हुआ है 7, तो हम लोग जानते हैं एक्स की पावर एन प्लस वन माने एक्स की पावर 7 प्लस वन अपॉन नीचे कितना 7 प्लस 1 प्लस सी, ओवरऑल आंसर इज एक्स टू द पावर 8 बाय 8 प्लस सी, राइट है, फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, इसी का दूसरा एक और देखते हैं, इन केस अगर यही क्वेश्चन के अंदर रूट एक्स डॉट डी एक्स लिखा होता तो मैं क्या करता, रूट एक्स डॉट डी एक्स लिखा होता तो मैं समझ जाता इट इज एक्स टू द पावर हाफ डॉट डी एक्स, और अब की बार एन की जगह कितना है, हाफ है, और हाफ है तो हाफ यहाँ पे और हाफ यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो इट इज ओवरऑल एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन नीचे कितना 3/2 प्लस 3, ये आंसर हो जाएगा, राइट। पॉइंट नंबर थर्ड, और यही अगर 1/√x हो जाए तो 1/√x का इंटीग्रेशन, तो 1/√x का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको लिखूंगा एक्स की पावर माइनस हाफ डॉट डी एक्स, एन की जगह कितना हो जाएगा माइनस हाफ, एन की जगह माइनस हाफ अगर मैंने उसमें डाला फॉर्मूले में तो आपको पता है माइनस हाफ प्लस 1 माने हाफ, नीचे भी हाफ, तो एक्स टू द पावर कितना हो गया हाफ डिवाइड बाई हाफ प्लस 3, राइट है। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे इसको लिखना हो तो आप ऐसे भी लिखते थे, 2 ऊपर चला जाएगा, इट इज रूट एक्स प्लस सी, है ना भाई, 2√x प्लस सी। तो 1/√x का इंटीग्रेशन, इसलिए काम की चीजें आगे जाके फायदा देगा, √x का इंटीग्रेशन इज 2/3 एक्स टू द पावर 3/2, डायरेक्ट याद रहना, समझदारी है, ठीक है। अच्छा, और 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x प्लस सी, बहुत काम की चीज है, और आगे इतना ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन है कि आप सोच नहीं सकते, डायरेक्ट आंसर देते हैं ये लोग। कैसे देते हैं, मैं एक बार एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लगाता हूं। जैसे सपोज कीजिए, ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर बाय द वे क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली इतने लोअर स्केल पे नहीं उठने वाला, एक छोटी छोटी और चीज समझाता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर अगर सपोज कीजिए किसी ने क्वेश्चन में दे दिया, क्या क्वेश्चन दिया कि e की पावर, ठीक है, हाफ ln x डॉट dx, e की पावर हाफ ln x डॉट dx, तो हर एक जना जानता है
कि अगर क्वेश्चन वाले ने ऐसा दिया तो इसका मतलब ln रूट एक्स यही होगा डॉट dx, और फिर ये भी पता होगा e एंड ln विल कैंसिल ईच अदर, इट इज रूट एक्स डॉट dx, और रूट एक्स का इंटीग्रेशन इज अभी भी बोला था 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस जो हमने अभी भी फार्मूले से निकाला, राइट है ऐसा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी होगा जब हम लोगों को ई को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, अब सपोज कीजिए सिर्फ अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर, ठीक है 5th पॉइंट, अगर सपोज कीजिए dx का इंटीग्रेशन ही आ गया, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन माने 1 डॉट dx, और 1 डॉट dx माने x की पावर 0 डॉट dx, और x की पावर 0 डॉट dx का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, x की पावर 0 प्लस 1 माने x प्लस c, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट x प्लस c, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। छोटे छोटे इंटीग्रेशन जो वैसे ही बहुत पसंद आते हैं तो हमारे काम की चीज है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, रेडी। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x के होल स्क्वायर डॉट dx का इंटीग्रेशन। सपोज कीजिए मुझे ये इंटीग्रेट करना पड़ गया, तो हाउ विल आई स्टार्ट। मुझे पता है x प्लस 1/x की पावर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं अगर इसको ओपन करता हूं तो इट इज x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2 डॉट dx, ये होगा ना भाई। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो इतना बनेगा, और अगर ये इतना बनेगा तो इंटीग्रेट करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा इट इज x की पावर -2 प्लस 2 डॉट dx, है ना भाई ये। अब x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x क्यूब डिवाइड बाई 3, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, याद है आपको। और यहां पे कितना 2 का इंटीग्रेशन, 2 माने 1, याद है ना, 2 इंटू 1, 2 माने 2 इंटू 1, और 1 का इंटीग्रेशन अभी अपन ने किया था, 1 का इंटीग्रेशन इज x, तो 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2x, 1 का इंटीग्रेशन x, तो 2 का कितना हो गया 2x। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो व्हाट इज आंसर, दैट इज, इसको थोड़ा और ढंग से लिख देता हूं, x³ 3 प्लस में x की पावर -1 अपॉन कितना -1, तो ये -1 तो मैं ले लेता हूं आगे, साइन चेंज कर देते हैं, और ये x की पावर -1 को आई कैन राइट 1/x प्लस 2x प्लस 2, राइट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस ऑल इज, ठीक है, x³ 3 माइनस 1/x प्लस 2x प्लस c, है ना ऐसा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज, ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करें, पॉइंट नंबर 7 क्वेश्चन। इसके अंदर अगला लेते हैं x की पावर ln2 प्लस ln x डॉट dx। अगर मान लीजिए मेरे पास में क्वेश्चन ऐसा है तो मैं कैसे इसको डील करूंगा, x की पावर ln2 प्लस ln x को, इसके अंदर मैं इसको लिखूंगा, सबसे पहली बात ये log2 ये log x, log a प्लस log b माने log ab माने ln2x हो गया, राइट है भाई ln2x। और जैसे ये ln2x का e की पावर ln2x हो गया, e एंड ln विल नलिफाई ईच अदर, इट इज 2x डॉट dx, और 2x का इंटीग्रेशन इज 2x²/2 प्लस c, फाइनल आंसर इज x²/2 प्लस c, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं इसको, अगर मान लीजिए मेरा जो क्वेश्चन है ना, अब मैं इसको ऐसा लिखता हूं, ठीक है, पॉइंट नंबर 7, अगर कल को क्वेश्चन होता 2 की पावर ln x डॉट dx, सपोज करो क्वेश्चन होता 2 टू द पावर ln x डॉट dx, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग आई कैन शिफ्ट, मेरे को ये पता होना चाहिए एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो आई कैन राइट इट x टू द पावर ln2, ऐसा लिखता हूं ना। और अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो मैं इसको सबसे पहले यही लिखूंगा x टू द पावर ln2 डॉट dx, और अगर मैं इसको लिखूंगा x टू द पावर ln2 डॉट dx, तो x टू द पावर ln2, यहाँ ln2 किसकी जगह काम कर रहा है, n की जगह, किसकी जगह, n की जगह, तो x टू द पावर n का होता है x टू द पावर n प्लस 1, तो इसको मैं लिखूंगा x टू द पावर ln2 प्लस 1 अपॉन में नीचे कितना ln2 प्लस 1 प्लस c, राइट है। इसको अगर मैं थोड़ा और वेरीफाई करता हूं तो इट इज ln2, और 1 की जगह मैं लिखता हूं lne, नीचे भी लिखता हूं ln2, ठीक है, प्लस 1 की जगह कितना lne लिख दूंगा भाई प्लस c। अच्छा, इसको मैं क्या लिखता हूं x की बार ln2 प्लस lne माने log2 प्लस log e माने log2e माने ln2e, ठीक है ना भाई, अपॉन में नीचे भी ये लिखूंगा ln2e प्लस c। तो अगर आंसर ln2e प्लस c लिख रखा है तो अभी आप इसको वेरीफाई करेंगे, है ना भाई। ये
हाँ भाई, अगला इसी तरह के इंटीग्रल के अंदर अब सेकंड फार्मूला के सेट के ऊपर बात कर लेते हैं। अगला सेट ऑफ फार्मूला क्या कहते हैं? नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला इज, है ना, बहुत ही सिंप्लीफाइड फार्मूला है, बहुत ही काम का, एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स, दैट इज ln mod x प्लस, ठीक है ना भाई, दैट इज ln mod x प्लस। लॉग के आगे हमेशा मॉडुलस लगाते हैं ताकि उसके डोमेन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, वो वैसे भी आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 1 अपॉन एक्स डिफाइंड ही तब होगा जब वो नॉट इक्वल टू 0 को बोर्ड लेके आएगा, राइट है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो इसको ln mod x प्लस सी, बट इन नॉर्मल वेज हम लोग नॉर्मली इसको क्या लिखते हैं ना, नॉर्मली इसको जल्दी से log x लिख लेते हैं, लेकिन इंटेंशनली, है ना, हमारा मीनिंग इसको ln mod x प्लस सी बोलने का ही होता है, याद रखिएगा। अगर बाय द वे जल्दी से हम लोग कभी log x प्लस सी लिखते हैं तो इनडायरेक्टली हमारा मीनिंग होता है ना ln mod x प्लस सी लिखना ही होता है ना। आगे की चर्चा करते हैं नेक्स्ट। अब इस पे भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, अगला क्वेश्चन अपन लोग ले रहे हैं x की पावर 4 अंडर रूट के अंदर दे रखा है, अंडर रूट x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर -4 प्लस 2 अपॉन नीचे दे रखा है फंक्शन के अंदर, ठीक है। नीचे फंक्शन में दे रखा है x क्यूब डॉट डी एक्स, x क्यूब डॉट डी एक्स, राइट है। क्वेश्चन इज x टू द पावर 4 अंडर रूट में x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर -4 प्लस 2 अपॉन में x क्यूब डॉट डी एक्स, राइट। ऐसे देखने में आपको ये बड़ा थोड़ा सा खतरनाक सा सवाल लगेगा, बट अगर आपने थोड़ा सा भी इसको रिलैक्सिवली देख लिया ना तो ये प्लस का 2 आपको बहुत सारी कहानियां कह जाएगा। जैसे आप इसको थोड़ा सा भी अगर गौर से देखेंगे तो यूल फाइंड ये अपने आप में x की पावर 4 2 को कर लो आगे, और x की पावर -4 को आप इसको पाएंगे 1 अपॉन x की पावर 4 है। और अगर ये सचमुच 1 अपॉन x की पावर 4 है ना तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इट इज x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना भाई। और अगर ये लिटरली ये जो मैं कह रहा हूं वही वाली बात है तो आप यहां पे समझिएगा, जैसे आप इसकी वैल्यू को उठा करके इसमें रखेंगे तो इट इज अंडर द रूट ऑफ, ठीक है ना, कितना x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में x क्यूब डॉट dx, ये आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखा जाए वैसे तो हम लोग जब भी अंडर रूट में किसी का स्क्वायर ओपन करते हैं तो मॉडुलस लेते हैं, लेकिन कन्वेंशनली हम लोग यहां पे सिर्फ पॉजिटिव साइड लेते हैं अंटिल अनलेस द x इज नॉट डिफाइंड। अगर x की वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो वी टेक इट पॉजिटिव ओनली, इस जगह पे परेशान नहीं होते कि मॉडुलस लेना है कि नहीं लेना, वी टेक पॉजिटिव साइड ओनली। एंड व्हाट इज द पॉजिटिव साइड? दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर डॉट dx अपॉन में नीचे कितना x का क्यूब, राइट। अब अगर x का क्यूब इन दोनों के नीचे लग रहा है तो एक एक करके x क्यूब का दोनों के नीचे डिवाइड भी जाएगा। जैसे x क्यूब का दोनों के नीचे डिवाइड जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि x क्यूब का अगर इसके नीचे डिवाइड किया नाउ इट इज बिकम 1 अपॉन x, है ना। x क्यूब का अगर इसके नीचे डिवाइड चला गया तो इट इज 1 अपॉन x टू द पावर 5, राइट है, डॉट dx। इसका सीधा सा मतलब ये कि 1 अपॉन x का किसी ने इंटीग्रेशन किया तो अभी भी पता चला तो 1 अपॉन x का कितना log mod x, ठीक है, प्लस 1 अपॉन x की पावर 5, 1 अपॉन x की पावर 5 को ध्यान है x की पावर कितना बोलेंगे -5, तो ओवरऑल इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर -4 अपॉन -4 प्लस c, याद रह जाएगा, x टू द पावर -4 अपॉन -4 प्लस c, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन है ना, जिसमें आप थोड़ा इसको सही कर लेना -4, चाहो तो आप x टू द पावर -4 को 1 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस को आगे लाके भी लिख सकते हैं, ये आंसर बन जाएगा आपका, राइट। ऐसा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई एक्स डॉट dx, राइट है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, पहला काम 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब के होल क्यूब को खोलें। अगर मैंने इसको ओपन किया तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस में कितना 3x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस कितना 3x अपॉन कितना x डॉट dx, राइट है। और अगर ऐसा है तो फिर x किधर जाएगा, x एक एक जने के नीचे डिवाइड जाएगा, अगर डिवाइड जाएगा तो इट इज 1 अपॉन x, अगला वाला बन जाएगा x स्क्वायर, ये बन जाएगा 3x और ये बन जाएगा 3 डॉट dx। अब आपके सामने सारी बातें क्लियर, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, अब ये भी बात हुई थी log mod x, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, 3x का 3x स्क्वायर बाई 2, 3 का 3x, यस एग्जैक्टली 3x प्लस c,
ध्यान आ गया आपको? तो 3 का कितना हो जाएगा? 3x प्लस सी, राइट? राइट, अगला पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। अगला इंटीग्रेशन जो जरा ध्यान से सुनने लायक, फार्मूला बेस्ड में लविंग इंटीग्रेशन में e की पावर x डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x प्लस सी। e की पावर x का इंटीग्रेशन इज e टू द पावर x प्लस सी, है ना? e टू द पावर x का e टू द पावर ax प्लस सी। अब सपोज करो क्वेश्चन के अंदर ये आ गया, e की पावर x का e की पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा, राइट? तो आपको कैसे इंटीग्रेट करना है, जरा दोबारा से बोलता हूं मेरी प्रोसेस को। e टू द पावर ax प्लस b का e टू द पावर ax प्लस b, है ना, प्लस सी। लेकिन ध्यान से e की पावर ax प्लस b का e की पावर ax प्लस b और ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a, वो कहां जाएगा? नीचे डिवाइड में, प्लस सी, राइट? अब इसे हैबिट बना ले ताकि आपके क्वेश्चंस बनते जाएं, ठीक है? ठीक, अगला नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला क्या है? a की पावर x डॉट dx, a की पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x अपॉन ln a प्लस का c। याद रखिएगा, a की पावर x का इंटीग्रेशन इज a की पावर x अपॉन ln a प्लस c, है ना भाई? इन केस अगर भाई जो इसी क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करी जाए, ठीक है? तो पहला, सबसे पहला बिल्कुल वही पुरानी स्टाइल में जैसे अभी बात करी थी, सेम उसी तरह का एक छोटा सा पॉइंट पूछता हूं। 11th, अगर सपोज करो क्वेश्चन होता a की पावर, है ना, mx प्लस n डॉट dx, सपोज करो क्वेश्चन ही होता, अगर क्वेश्चन होता a की पावर x का a की पावर mx प्लस n डॉट dx, तो यहां ध्यान से सुनने लायक बात क्या थी? a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन log a, तो इसका हो जाएगा a की पावर mx प्लस n अपॉन log a, ये तो होना ही है क्योंकि फॉर्मूले से, और फिर mx प्लस n का डिफरेंशिएशन m, वो मल्टीप्लाइड आगे हो जाएगा, माने डिवाइड होगा, ओवरऑल फंक्शन में डिवाइड कर देंगे, राइट है? तो जो भी यहाँ पे जो भी आपका लीनियर फंक्शन आता है उसको डिफरेंशिएट करके वापस उसके आंसर में डिवाइड में लगा देते हैं, ठीक है? ये पॉइंट अब धीरे धीरे मैं आपके दिमाग में रोकने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इस तरह की चीजों के हैबिचुअल हो जाएं, ठीक है? जैसे छोटा सा पॉइंट है, मान लो कल को मेरे को 2 की पावर x का इंटीग्रेशन करना होता तो 2 की पावर x का कितना बनता है? a की पावर x का अगर a की पावर x अपॉन ln a होता है तो इसका हो जाएगा 2 टू द पावर x अपॉन log 2, सही है? प्लस c, बहुत छोटी चीज, बेस नहीं, ठीक? पॉइंट नंबर 13 सॉरी, राइट? पॉइंट नंबर 13। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर x इंटू में 25 की पावर x डॉट dx, राइट? इसको मैं क्या लिखता हूं? 50 की पावर x डॉट dx और 50 की पावर x का इंटीग्रेशन 50 टू पावर x अपॉन log 50 dc प्लस, राइट है? माना ln 50 प्लस c। अगर बाय द वे, अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x अपॉन में नीचे देगा 10 टू द पावर x प्लस डॉट dx, सॉरी, राइट है? 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x अपॉन 10 टू द पावर x। अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो पहली समझदारी की चीज, इसको आगे अलग डिवाइड मार दो। तो अगर इसने आपने इसको डिवाइड मारा 10 टू द पावर x को इसमें, तो क्योंकि पावर सेम है इसलिए ये 2/10 की होल पावर x हो जाएगा, राइट है? माइनस में इट इज 5/10 की होल पावर x डॉट dx हो जाएगा, राइट? और अगर ऐसा हो जाएगा तो अब राइट नाउ a की पावर x में a की वैल्यू 2/10 है, राइट है? इसकी वैल्यू 5/10 है। अगर a की पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x log a होता है तो ये 2/10 की होल पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/10 की होल पावर x अपॉन में नीचे कितना log 2/10, राइट है? अच्छा, माइनस अगर ये a की पावर x है तो a की वैल्यू इसमें 5/10 है, तो मैं इसका आंसर क्या बोलूंगा? 5/10 की होल पावर x अपॉन में नीचे कितना log 5/10 प्लस c, सही है? और अगर ये वाली बात सही जमी आपको तो जरा ध्यान से फिर से इस जगह पे थोड़ा सा सावधानी से और निकल जाए, ठीक है? जैसे इसको थोड़ा और बेटर करा जा सकता है। इसको अपन लिखते हैं 1/10 की पावर 1/5 की पावर x, इसको मैं लिखूंगा 5 की पावर -6, ठीक है भाई?
और नीचे अगर आपको दिख रहा हो तो इट इज log 1/5। log 1/5 का मतलब माइनस log 5। ठीक है, सोचिएगा माइनस log 5। ठीक है, सिमिलरली उधर वाले आंसर में माइनस में 2 की पावर माइनस एक्स, क्योंकि ये 1/2 की पावर एक्स, 1/2 की पावर एक्स का मतलब 2 की पावर माइनस एक्स। सिमिलरली इधर कितना हो जाएगा, माइनस के कारण यहां हो जाएगा प्लस, तो इट इज log 2 प्लस सी। राइट, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने कर लिया था, आपको याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इंटीग्रेशन के अंदर अगला इंटीग्रेशन अपन ले रहे हैं थोड़ा सा पीछे जा करके। सपोज कीजिए किसी ने क्वेश्चन में दे रखा है x इंटू में 2x प्लस 1 की होल पावर 4 डॉट dx। x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 की होल पावर 4 डॉट dx। क्वेश्चन में नॉर्मली मैंने जो देखा ना वो ये कि स्टूडेंट सोचता है इसको या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे या टी मान के करेंगे। थोड़ा सा इसमें अगर थोड़ा मैनिपुलेशन का टच दे दिया जाए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। जरा देखिएगा, यहाँ पे जैसे x इंटू में 2x प्लस 1 की होल पावर 4 लिखी हुई है, इसमें जो प्रोसेस अपन लोग लगा रहे हैं दैट इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन की ट्राई करते हैं। ये मैनिपुलेशन क्या चीज है और कैसे काम करती है उसको समझाओ। अंदर अगर 2x प्लस 1 लिखा है तो आप कैसे भी करके बाहर एक 2x प्लस 1 बनाने की ट्राई करो। कैसे ट्राई करें, ऐसे जैसे आप इसके अंदर x को 2x लिख लीजिएगा, राइट है, और बाहर की तरफ 2x प्लस 1 की होल पावर 4 पड़ी रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ 1/2 कर दिया। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर अपन इसको 1/2 तो ठीक है, यहाँ पे 2x की जगह 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1 पीछे माइनस 1 कर देते हैं। अंदर ही अंदर इस 2x प्लस 1 को 2x प्लस 1 माइनस 1 लिखा, इनटू में यहाँ पे लिख डाला 2x प्लस 1 की होल पावर 4 डॉट dx। अब क्या करेंगे, अब इस 2x प्लस 1 की होल पावर 4 को एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 की होल पावर 5 माइनस में यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 की होल पावर 4 डॉट dx। राइट है, और किसी को अगर ध्यान हो तो हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन करा था, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की होल पावर n डॉट dx। याद आया आपको, एक लविंग इंटीग्रल था, बहुत ही प्यारा सारी इंटीग्रल था अपना। जैसे x की पावर n का x की पावर n x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ax प्लस b की होल पावर n प्लस 1 अपॉन नीचे कितना n प्लस 1, ये तो पावर की इस साइड से, और फिर ax प्लस b का कितना होता है a डिफरेंशिएशन उस a का डिवाइड, राइट, प्लस c। यहां स्टोरी ऐसे चलेगी। अब अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो अपने लोग इसका अगर इंटीग्रेट करेंगे तो सोचने की बात है इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा भैया, 1/2 2x प्लस 1 की होल पावर 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x प्लस 1 की होल पावर 6 डिवाइड बाई 6, 5 है तो 5 का 6 डिवाइड बाई 6, और फिर 2x प्लस 1 का इंटू 2 नीचे डिवाइड में आएगा, माइनस इसको अगर मैंने इंटीग्रेट करा तो 2x प्लस 1 की होल पावर 4 का कितना बनेगा, 2x प्लस 1 की होल पावर 5 डिवाइड बाई 5, याद है ना 4 है तो 5 डिवाइड बाई 5, और इसका कितना इंटू 2 प्लस c, जिसका इंटीग्रेशन हो गया। अब ये 1/2 दोनों के बाहर था इसलिए पूरे के बाहर डब्बा ऐसा, राइट, ये इंटीग्रेशन। तो कुल मिलाकर क्या कर देगा था, इस इंटीग्रेशन पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो अभी तक हम लोगों ने देखा उसका बस मिक्स एक थोड़ा सा टच लेते हुए क्वेश्चन के ट्राई मार रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट ठीक है, अगले क्वेश्चन से पहले अगला इंटीग्रल बदल रहे हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे दिमाग लगाएं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस पर जाने से पहले जैसा मैंने बोला अगला प्यारा सा एक इंटीग्रल और है, लविंग इंटीग्रल, एक और उसको भी देखिए जरा। दैट इज, सपोज कीजिए किसी ने क्वेश्चन के अंदर हमको दिया sin x डॉट dx, तो sin x डॉट dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c।
उसी तरह से इंटीग्रेशन के अंदर अगर cos x का इंटीग्रेशन करने को कोई कह दे तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी। याद है आपको, है ना भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम के हैं, बहुत छोटी सी बात है। इसी प्रकार से अगर कल को साइन में x डॉट dx की जगह, साइन में x की जगह पे अगर कल को ax प्लस बी डॉट dx हो जाए तो अपना इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? जैसे sin x का माइनस cos x, तो इसका हो जाएगा माइनस cos ax प्लस बी, और फिर ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a उससे डिवाइड प्लस सी, राइट। सिमिलरली अगर बाय द वे cos में ax प्लस बी हो जाता है तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मेरे को इसको इंटीग्रेट करना होगा तो cos x का जैसे sin x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin ax प्लस बी, और ax प्लस बी का डिवाइड बाई a प्लस सी। याद आया, है ना? इसका मतलब ये है कि कल को क्वेश्चन के अंदर अपने को कोई, है ना, इंटीग्रेशन के अंदर सपोज कीजिए किसी ने फॉर एन एग्जांपल अपने को क्वेश्चन में साइन में कल को अपने को किसी ने 3x प्लस 5 लिख कर दे दिया डॉट dx, तो इसको देखते मेरे दिमाग में आएगा कि इसका इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस 3x प्लस 5, ठीक है ना भाई, और फिर 3x प्लस 5 का डिवाइड बाई 3 प्लस सी, दिस सिंपल, ठीक है? ये इसका इंटीग्रेशन। अब जरा इसके क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट एंड इंपॉर्टेंट साइड ऑफ टिग्नोमेट्री का स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट, हाँ जी, अब जरा इसके क्वेश्चंस भी देखें अपन लोग, है ना? क्वेश्चंस में एंट्री करने से पहले जरा छोटी सी चीज एक और नजर में रखिएगा। कल को मान लीजिए क्वेश्चन में देने वाले ने आपको साइन में 3x प्लस 5 की जगह साइन x बाई 2 माइनस 4 डॉट dx दे दिया होता, तो अपना इंटीग्रेशन क्या बनता था उस केस में? साइन x का माइनस कॉस कितना? माइनस कॉस x बाई 2 माइनस 4, फिर x बाई 2 माइनस 4 का 1 बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 प्लस सी, राइट है? अगर कल को छोटा सा इंटीग्रेशन ऐसा दिया होता। अब अगर आपको ये वाली क्वेश्चन की बात समझ में आई है तो अपना अगला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डॉट dx। मान लो कल को क्वेश्चन में ये आया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डॉट dx, तो मैं क्या करूंगा इसके क्वेश्चन के अंदर? अगर लिखा हुआ आ जाए अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स डॉट dx, तो टिग्नोमेट्रिकली आई नो वन थिंग कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट है, डॉट dx। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अंडर रूट में वैसे तो स्क्वायर जब भी आता है तो मॉडुलस की फॉर्मेट में आता है, लेकिन हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल में वी टेक पॉजिटिव पार्ट ओनली। तो जैसे पॉजिटिव पार्ट लेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो बचेगा क्या? कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक है, डॉट dx। और अगर ये बच गया तो cos x बाई 2 का इंटीग्रेशन, cos x बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा? sin x बाई 2 और x बाई 2 का डिवाइड बाई 1 बाई 2, तो ये 1 बाई 2 का चाहे तो आप 2 कर ले लें। sin x बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस cos x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है? तो अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है? अब जरा इसी में साइन एक्स वाले फॉर्मेट में छोटे छोटे क्वेश्चंस और जो इसके अंदर हमारे को ध्यान देने उनके ऊपर भी चर्चा करके चलते हैं, ठीक है? मान लीजिए कल को क्वेश्चन में किसी ने अपने को क्वेश्चन में दिया है, जरा समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन में किसी ने कहा साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करके बताइए। तो जब तक यहाँ पे डिग्री है ना, ये जो आप डिग्री देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स, जब ये हमारे पास में डिग्री में होता है तो हम डिग्री में डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करते, इसको कैसे भी करके लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में लेकर जाते हैं, फिर जाकर के हम लोग इस पे बात करते हैं। जैसे साइन स्क्वायर एक्स को अगर आप पहचाने तो आप में से किसी को ध्यान हो तो 1 माइनस कॉस 2 एक्स, 1 माइनस कॉस 2 एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना भाई? तो अगर मेरे को बाय द वे साइन स्क्वायर एक्स की जरूरत पड़ जाए तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 एक्स डिवाइड बाई 2, है ना भाई? तो हम लोग जब भी साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग उसको पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर यहाँ पे कॉपी कर देते हैं एज इट इज। जैसे मैं इसको यहां लिखूंगा तो इट इज 1 माइनस कॉस 2 एक्स डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 दोनों के नीचे चला जाएगा डॉट dx, फिर 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन x बाई 2, है ना भाई? और माइनस में cos 2x बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस का 1 बाई 2 और cos 2x का
देखो -1/2 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin 2x और 2x का डिवाइड बाई 2 प्लस c, राइट है। तो फाइनल आंसर इज, चाहो तो आप 1/2 बाहर ले लो, चाहे इसी को ढंग से लिख लो, ठीक है। तो x/2 माइनस में sin 2x डिवाइड बाई 4 प्लस c, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कोई क्वेश्चन करने को कहता है तो सिमिलरली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं cos square x डॉट dx को। कैसे इंटीग्रेट करते समय cos square x की जगह लिख लीजिएगा 1/2 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 डॉट dx, है ना भाई। जरा ध्यान से इस तरह की छोटी छोटी चीजों को sin square x तक ऐसे डील कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कल को किसी ने क्वेश्चन के अंदर sin square x की जगह पे अपने को क्वेश्चन में क्या दे दिया, sin square x की जगह पे कल को क्वेश्चन में अपने को मिला इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sin की पावर 4x डॉट dx मिल गया, sin की पावर 4x डॉट dx। अगर अपने को sin की पावर 4x डॉट dx मिलता है तो अपन क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वो देखें आप। sin की पावर 4x के अंदर हम लोग इसको लिखते हैं कितना, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, लिखते हैं ना भाई, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। और sin स्क्वायर x के लिए मैंने अभी भी बताया sin स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस cos 2x/2। तो मैं यहां पे लिखता हूं इट इज 1/2 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर डॉट dx, है ना भाई। ऐसा लिखने के बाद क्या करो, आप इसको ओपन कर दो। अगर आपने इसको ओपन किया ना तो ओपन करते क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4। और अगर मेरे को इसको इंटीग्रेट करना पड़ जाए तो इसका स्क्वायरिंग अगर मेरे को करना पड़ जाए तो क्या बन जाएगा, cos 2x/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 4, ठीक है। माइनस में 2 इंटू a माने 1/2 इंटू में cos 2x डिवाइड बाई 2 डॉट dx, ये चलता रहेगा। इधर ये दोनों कैंसिल हो गए, है ना। अब जैसे ही कैंसिल हुए आपके पास क्या बचा, 1/4। 1/4 को आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, 1/4 का इंटीग्रेशन इज x/4। लेकिन तब तक प्रॉब्लम इसकी आ जाएगी, मैंने अभी आपको बताया जब भी हम लोग डिग्री या पावर के अंदर देखते हैं तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करते, उसको लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। और मैंने अभी बताया कि cos स्क्वायर x अगर लिखा हो तो उसकी जगह लिखो 1/2 इंटू प्लस में कितना, cos 2x/2। तो सोचो जरा कि कल को यहां पे क्वेश्चन में अगर cos स्क्वायर 2x लिखा होता तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते, इसको लिखते 1/2 प्लस, अगर यहां पे x है तो यहां cos 2x, तो यहां पे कितना होता है cos 4x डिवाइड बाई कितना 2 डॉट dx। ऐसे करके हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते, राइट है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करते समय हम लोग इसको हमेशा लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसी में अगर मैं इसको आगे लेता हूं तो 1/4 प्लस cos स्क्वायर 2x की जगह पे आई एम राइटिंग 1/2 प्लस cos 4x/2, 1/2 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2, ये मैंने यहां लिख दिया। माइनस, तब तक इसको और अच्छे से अगर आप देखते हैं तो इट इज cos 2x डिवाइड बाई 2 डॉट dx, ये बन गया भाई, है ना। जैसे ही बना अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1/4 इज 3/4, तो 3/4 का कितना हो जाएगा 3x/4, राइट। प्लस cos 4x/2 का कितना हो जाएगा, cos 4x/2 का cos x का होता है sin x, तो इसका हो जाएगा sin 4x/2 और फिर 4x का कितना, खुद का 4x का भी इंटू 4 नीचे डिवाइड में, माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइड बाई कितना 2 इंटू 2 प्लस c, ऐसे करके इंटीग्रेट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन को जब भी आप इंटीग्रेट करें हमेशा इस तरह से लीनियर फॉर्मेट में बदल करके ही इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, है ना, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्क्वायर या फिर पावर 4 के अंदर डीलिंग होती देखी, है ना। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन में इसी के जैसा अगर आपको क्वेश्चन करना हो तो सिमिलरली इसके जैसा बनने वाला एक और क्वेश्चन है cos की पावर 4 डॉट dx, 4x डॉट dx, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। इस क्वेश्चन को करना तब भी आप इसी तरह से डील करके क्वेश्चन को बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, है ना। इसके सिवा आप देखिए और कहां कहां इसका यूज है। मान लो कल को किसी के क्वेश्चन में दे दिया cos 2x इंटू में कितना cos 3x डॉट dx, सपोज करिए क्वेश्चन में ऐसा आ गया cos x इंटू में cos bx वाला क्वेश्चन है। अब अगर वाई द वे सपोज करो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है
तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसको अलग अलग पार्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक ये मल्टीप्लाई में ना तो इंटीग्रेट नहीं होंगे। हम लोगों ने याद हो तो बेसिक इंटीग्रेशन के दौरान जब मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था जनरल पॉइंट्स में, तो मैंने ये भी बताया था कि जब भी फंक्शन दो मल्टीप्लाइड होते हैं तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करते, उसको या तो इंटीग्रेटेशन बाई पार्ट से करते हैं या कोशिश करते हैं कैसे भी करके उन दोनों को अलग अलग कर लिया जाए, सेपरेट करके फिर आप उसको इंटीग्रेट कीजिए। जैसे मान लो ये है ना, तो इसमें क्या करना है, जैसे मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 2 cos 2x इंटू में कितना हो जाएगा cos 3x डॉट dx, ये हो जाएगा ना भाई। और बाहर की तरफ क्या लिख दो 1/2, इसको बाहर की तरफ 1/2 लिखे रहने देते हैं, ठीक है। अब यहां अगर आपको ध्यान हो तो ये फॉर्मेट, अगर ये 2 cos का फॉर्मेट है तो 2 cos के फॉर्मेट को डील करने के लिए क्या लिखते हैं, जानो तो cos है ना, याद आया, cos दोनों का सम 2x प्लस 3x, सही ना भाई, प्लस cos दोनों का डिफरेंस 2x माइनस 3x, है ना। और अगर ये वाली बात सही है तो ये कितना बन गया cos 5x। अगर ये cos 5x है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देते हैं। cos 5x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, जैसे ये प्लस में आए अलग अलग हो गए, आप इंटीग्रेट कर दो तो cos 5x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin 5x डिवाइड बाई 5, सही ना भाई। और इधर की तरफ अगर देखा जाए प्लस, यहां पे अगर देखते हैं ये बचता है cos माइनस x, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए cos को माइनस का फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो बच्चा तो cos x ही है, और cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin x प्लस ये इंटीग्रेशन हो गया, राइट है। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन होंगे हम लोग ऐसे डील करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज फॉर एन एग्जांपल अपने पास में जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं, मान लो कल को क्वेश्चन में होता है sin 2x इंटू में cos 4x, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में होता है sin 3x, ठीक है ना, इंटू में कितना sin 5x। तो अभी क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके अलग अलग बाइफिकेट कर देते और क्वेश्चन डील कर देते, राइट है। इसको जरा आगे चलते हैं इससे, है ना, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें काम आती है। ये क्वेश्चन का सारा बेस इसी से बनेगा, इन्हीं से। नेक्स्ट, रेडी, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन में दे रखा है किसी ने sin 2x इंटू में कितना cos स्क्वायर x डॉट dx, cos स्क्वायर x डॉट dx, ठीक है। मान लो कल को किसी ने दिया sin 2x इंटू में cos स्क्वायर x डॉट dx, ठीक है। इसमें क्या ना, आधा फॉर्मेट किसकी शक्ल में, आधा फॉर्मेट तो साइन की शक्ल में, मतलब लीनियर फंक्शन है, और आधा फॉर्मेट स्क्वायर के फॉर्मेट में, ठीक है। अब मान लो अगर कल को क्वेश्चन में sin 2x दे दिया इंटू में कितना दे रखा है cos स्क्वायर x, तो आपका काम दो तरह से जाता है। आपने sin 2x को sin 2x लिखे रखा, cos स्क्वायर x को अभी अभी आपसे चर्चा हुई थी कैसे लिखेंगे, cos स्क्वायर x को अगर लिखना हो तो याद है आपको, cos स्क्वायर x को मैंने लिखने का तरीका सिखाया था 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, याद आ गया, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c, ठीक है ना। और अगर इसको ऐसा लिखते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 2x की इससे मल्टीप्लाई हुई तो कितना बन जाएगा sin 2x डिवाइड बाई 2, प्लस में अगर sin 2x की इससे मल्टीप्लाई होगी तो कितना बन जाएगा sin 2x इंटू में कितना cos 2x डिवाइड बाई 2, है ना, डॉट dx। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक बार के लिए थोड़ा और फॉरवर्ड किया, sin 2x बाई 2 को तो पकड़े रखा, इसके अंदर मैंने क्या किया ना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, और जैसे ऐसा किया तो 2 sin 2x का मतलब हो गया कितना sin 4x डिवाइड बाई 4 डॉट dx, और यहां इसको इंटीग्रेट कर दो, sin 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस में cos 2x डिवाइड बाई 4, है ना भाई। 4 कैसे हुआ, 2x का 2 और मल्टीप्लाइड हो गया, याद आया, पहले से ही 2 था, और sin 2x का 2x, sin 2x का माइनस cos 2x और 2x का 2, तो इंटू में 2 और मल्टीप्लाइड हो गया। वैसे अगर sin 4x की अगर बात करता हूं तो sin 4x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस cos 4x डिवाइड बाई 4 और फिर 4x का इंटू 4 मल्टीप्लाइड में प्लस c, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, राइट, ये इंटीग्रेट हो गया। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, कई बार क्या होगा ना, आपका आंसर और बुक का आंसर हो सकता है मैच ना करे, ठीक है ना। लॉजिक क्या होंगे उसके, ट्रिग्नोमेट्रिकली किसी भी चीज को देखने के 2 या 3 मेथड हो सकते हैं, तो उसके कारण क्या होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के कई बार एक से ज्यादा आंसर आते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पार्टिकुलरली ऐसा जरूर होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आप हैरान मत होना कभी कि आपके आंसर आपके जो सामने वाले का ऑप्शन है उससे मैच नहीं कर रहे। इसके लिए आप कोशिश ये करना कि आपको लगभग जितने फॉर्मेट पॉसिबल है वो सारे पता हो, है ना, जितने तरीके संभव हैं वो सारे के तरीके हमेशा कोशिश करना कि आपकी नजर में रहें, ठीक है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ कि ये क्वेश्चन का आंसर मेरे से रॉन्ग हो रहा है, क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग नहीं हो रहा था, नॉर्मली क्या होता है ना, क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट आ रहा होता है, उस आंसर से मैच नहीं कर रहा होता जो आंसर आपसे उम्मीद करी जा रही है, तो आप अपना रास्ता बदल के देखें, आपको वो कहीं ना कहीं दूसरा पार्ट मिल जाएगा उसका, ठीक है। ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के साथ होगा ऐसा,
ठीक है। अलजेब्रिक क्वेश्चंस में कभी भी इंटीग्रेशन में एक से ज्यादा आंसर नहीं आएंगे, हमेशा सेम आंसर आएंगे। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में एक या एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है। ध्यान से रखिए, सुनिए गई बात को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर स्टूडेंट इस पे परेशान